अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आलोक सर की वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। और एक अहम खबर पड़ोसी मुल्क भारत से आ रही है। भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने You refer to it as a defense pact. There are live military situations which each of the signatory faces. What has the Mecca Pact done in response to that? उन्होंने कहा जनाब ये क्या कर लेगा मक्का पैक्ट, कुछ भी नहीं है। इतनी हालात ख़राब रहे, इन्होंने क्या कर लिया। ये बच्चे बचूमड़े हैं, हम इनको क्या समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर ने फिर से एक बार ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को मच गई है चिढ़। उन्हें लगता है कि अरे ये भारत का विदेश मंत्री हमें इतना ऐसा क्यों समझता है, जबकि डॉक्टर एस जयशंकर ने जो बात कही है वो प्रैक्टिकल कही है, वो लॉजिकली कही है। अब देखिए, अभी 2-4 दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स का एक इवेंट था और वहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर बोल रहे थे, तो उनसे सवाल पूछा गया कि भाई ये जो मक्का पैक्ट हुआ है तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में, इस पर आपका क्या कहना है, मतलब भारत का पक्ष क्या है। तो डॉक्टर जयशंकर ने जो बात कही है वो बड़ी गजब की बात कह दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भाई there are live military situation which each of the signatories face. What has the Makkah Pact done in response to that? उन्होंने कहा कि जिसने जिसने मक्का पैक्ट पर साइन किया, यानी कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की, इन तीनों ही जगहों पर लाइव मिलिट्री सिचुएशन, यानी कि मिलिट्री इन्वॉल्व है, हमले हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, ऑपरेशंस मिलिट्री चला रही है तीनों ही जगहों पर। तो भाई मक्का पैक्ट ने इसके रिस्पांस में क्या किया है। मक्का पैक्ट में तो यह है ना कि भाई तीनों पर हमला, एक दूसरे पर हमला माना जाएगा, दिस दैट फलां ठिकना, लेकिन वो ग्राउंड पर कोई चीज नजर नहीं आई। और आपको याद है, ईरान के एक एमपी थे, उनका ट्वीट में लगा देता हूं, उन्होंने जैसे ही ये डील साइन हुई थी ना, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने देखिए इस ट्वीट में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि इस ट्वीट में कि सऊदी अरब को ये समझना चाहिए कि कागजों पर हुई डील जो है वो सिक्योरिटी नहीं देते हैं, पॉलिसीज बदलिए तब जाके मामला बनेगा। मतलब उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था कि ये बकवास चीज है, कागज पर सिक्योरिटी नहीं देखी जाती, इस पैक्ट का कोई मतलब नहीं है। ईरान के एमपी ने बोला था, इससे आप समझ लीजिए। अब डॉक्टर एस जयशंकर ने भी बात ऐसी बोल दी, अब इस पर लगी है पाकिस्तानियों को भयंकर चिढ़ मची। अब देखिए वहां पर क्या कहा जा रहा है इस बयान के बाद। फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने टांट किया है मक्का एग्रीमेंट के ऊपर। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वक्त डायरेक्ट मिलिट्री सिचुएशन फेस कर रहे हैं ये तीनों ममालिक, स्पेशली सऊदी अरब। इस मक्का पैक्ट ने इस हवाले से क्या किया है, ये उनका एतराज़। तो वो समझते हैं कि ये पॉइंट स्कोरिंग है और इसका कोई प्रैक्टिकल मिलिट्री एडवेंचर से ताल्लुक नहीं है। अब शाम पर एक और इसराइली हमला किया गया है और इस मरतबा दिमश्क के जनूब मगरिब में वाक़े गांव बैत जिन पर इसराइली हमले के नतीजे में मुतद्दद अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात सामने आ रही हैं। और बताया गया है कि इस हमले में इसराइली जो जेट तैयारे हैं उन्होंने एक गाड़ी को निशाना बनाया है और शाम ने ये जो बैत जिन है इस पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए इसे शाम की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। शामी हुकाम के मुताबिक हमले में एक आम शहरी की गाड़ी को निशाना बनाया गया। अच्छा, मुझे बड़ी हंसी आती है फौरन जब ऐसी चीजें होती है ना, तो आलमी कवानीन के खिलाफ, मतलब जो इंटरनेशनल लॉज हैं कि जी इजराइल ने इंटरनेशनल लॉज की ना वो कर दिया, उल्लंघन कर दिया जी। अब ये पाकिस्तानी ये बात बोलते हैं, ये पाकिस्तानी खुद कितने इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करते हैं इनको नहीं पता। मुंबई पर हमला करके क्या इंटरनेशनल लॉ का पालन किया गया था पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा? या 139 यूएन डेजिग्नेटेड आतंकियों को पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है, फंडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी। क्या वो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक हो रहा है? भारत के खिलाफ आए दिन कभी एटम बम गिराने की धमकी, कभी हमला करने की धमकी, कभी ये करने की धमकी, कभी वो करने, ये इंटरनेशनल कानून कहता है करने को, है?
यह 7 अक्टूबर को हमास ने जो हमला किया था वो इंटरनेशनल कानून हक देता है कि वो हमला करें? जब अपने पिछवाड़े पर लठ बजती है तो इंटरनेशनल कानून याद आते हैं, और जब दूसरे के खिलाफ आप काम करते हैं तब इंटरनेशनल कानून याद नहीं आते। इसी दोगलेपन की वजह से तुम लोग की ऐसी हालत है, इसी दोगलेपन की वजह से कि जब अपने पर पड़ी तो अरे इंटरनेशनल कानून, इंटरनेशनल लॉ, लेकिन जब दूसरे के खिलाफ तुम काम करो, यह हमारा हक जी, इसमें कोई इंटरनेशनल लॉ हम नहीं मानेंगे। वाह, इतना दोगलापन लाते कहां से हो यार तुम लोग? बनाया गया है और ये एक हफ्ते में शाम में इसराइल की जानिब से किए जाने वाली दूसरी कार्रवाई है। इसराइली फौज ने इस कार्रवाई के बाद एक्स पर जारी एक बयान में कहा है कि इसने एक ऐसे दहशतगर्द को निशाना बनाया है जो कि इसराइली फौज के लिए फौरी खतरा बनने वाले हमलों की तैयारी के आखिरी मराहल में मौजूद था। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वाक़े के बाद अमेरिका ने गैर मामूली तौर पर इसराइल को तनकीद का निशाना बनाते हुए हमले को गैर ज़रूरी भी करार दिया है। और तुर्की में अमेरिकी सफ़ीर टॉम बार्क ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि इसराइल तुर्की को तनाज़े में घसीटने यानी जंग पर उकसाने की कोशिश में मसरूफ़ है। सूरत हाल ये डेवलप हो रही है कि एक जानिब इसराइल शाम के ऊपर मुसलसल हमले कर रहा है, दूसरी जानिब तुर्की शाम में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है, और तीसरी जानिब अमेरिका है जो कि इस वक्त हमें इसराइल के खिलाफ और तुर्की के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और जब मामला या कैसी फटती है इन लोगों की यार, इजराइल के नाम से कैसी फटती है। इत्ते से दे, इत्ता सा देश, इतने से यहूदी, 1.5 अरब मुसलमान, 57 मुल्क, लेकिन इतने से इजराइल और इतने से यहूदियों ने बैंड बजा रखी, बैंड बजा रखी है। और ये पता है क्यों है? क्योंकि क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हो जाना, आबादी बढ़ा लेने से कुछ नहीं होता। क्वालिटी मैटर्स, और यहूदी जो हैं वो फाइनेस्ट क्वालिटी हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम किसी से कम नहीं हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। अच्छा, तो मैं आपको एक बयान सुनवाना चाहता हूं। पहले फोटो देखिए, इनके बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है नील डे ग्रेसे, कुछ नाम ऐसा है। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं ये, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं। और ये थोड़ी पुरानी बात हो गई, इन्होंने एक बात कही थी समझा के प्रूफ के साथ कि क्यों यहूदियों की क्वालिटी मुसलमानों की क्वांटिटी पर बहुत भारी है। मतलब आप ज़रा सोचिए कि यार 1 करोड़ के करीब 1.5 करोड़ यहूदी हैं और उनसे 10 गुना ज़्यादा मुसलमान हैं, लेकिन यहूदियों को मिटा नहीं पाए वो प्रोफेट मोहम्मद के ज़माने से अब तक। क्यों? इसकी एक वजह है, और वो वजह क्या है आप ज़रा सुनिए उनकी ज़बानी। मैं बोलूँगा तो आपको बुरा लगेगा। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े। आप ज़रा सुनिए वो क्या बता रहे हैं। How many Jews have won the Nobel Prize? In the sciences, here they go. 25% of all Nobel Prizes in the sciences are won by Jews. How many Jews in the world? About 15 million, tops? 15 million? How many Muslims in the world? 1.3 billion, which is huger, way huger than 15 million. How many Muslims have won the Nobel Prize in the sciences? 2.5. 2. I can't bring myself to call economics a science. I'm sorry. I just can't. I've tried. I've really tried. I'm sorry. That's how many. And the physics one was a Pakistani physicist, not a Middle Eastern physicist.
So, Jews have 50 times the number of Nobel Prizes. They're 1/80th of the population of the Muslims. It's 4,000 times the impact. I lose sleep every night wondering how many secrets of the universe lay undiscovered because 1/6th of the population of the world. बात समझ में आई? क्या दिया मुसलमानों ने अभी दुनिया को, इतने संख्या में होने के बावजूद? इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों की, क्या कुछ अच्छा दिया उन्होंने इस दुनिया को? आतंकवाद फैला फैला के लाखों की जान ले चुके हैं, क्या दिया दुनिया को? न कोई इन्वेंशन, न कोई खोज, न कोई आविष्कार। अरे कुछ तो दो इंसानों के लिए, जिससे इंसानों की जिंदगी बेहतर हो। बस बड़ी बड़ी बातें, ये लिखा गया है, ये कहा गया है, ये ऐसा है, ऐसा है, हम तो बड़े साइंटिफिक है। अरे क्या साइंटिफिक है भाई? इतने ही बड़े मुसलमान, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए। उन्हें पहला साइंटिस्ट मुसलमान था, किसी एक में देख रहा था, पहला एक भाई साहब दावा कर रहे थे, कोई पहला साइंटिस्ट मुसलमान था जी इस दुनिया में। सोचिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और जिस साइंटिस्ट के बारे में उस पॉडकास्ट में बात की गई, उसके पहले पता नहीं भारत में कितने बड़े बड़े थीसिस लिख के लोग चले गए, विदेशों में कितने बड़े बड़े थीसिस लिख के चले गए। लेकिन नहीं जी, अरे इतना झूठ है, मक्कारी फैलाते हैं ये मुसलमान। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। पहला साइंटिस्ट जी मुसलमान था। अरे किस मतलब कौन सी दुनिया में हो? इन लोगों ने मान लिया है कि इस पूरी दुनिया की शुरुआत ही 1400 साल पहले हुई है। उसके पहले कोई नहीं था, ना कोई राजा था, ना कोई रानी थी, ना कोई दार्शनिक था, ना कोई साइंटिस्ट था, ना इस धरती थी, ना रिलीजन था, कुछ नहीं था। यही था। प्रॉब्लम यह है कि आपने दूसरे के अस्तित्व को ही नकार दिया। बोलेगा मानते ही नहीं, तो आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होगा ना। प्रूफ सामने है, प्रूफ सामने है। आपकी हवा हवाई बातों के प्रूफ दे दो ना यार। दुनिया तो प्रूफ दे रही है ना। खैर वीडियो आगे देखते हैं। जब मामला यहां तक पहुंच जाता है कि अमेरिका का शाम के लिए खुसूसी नुमाइंदा और तुर्की में सफीर टॉम बारक ये सवाल उठा देता है कि इसराइल ने जानबूझकर तुर्की को एक मुमकिना जंग में घसीटने की कोशिश की है, तो ये कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं रहता। क्योंकि अगर इसराइल और तुर्की बराह रास्त शाम की सरजमीन पर आमने सामने आ गए तो ये सिर्फ दो मुल्कों का मसला नहीं रहेगा, और इसके पीछे जो मामलात हैं वो और भी ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। इस वक्त ईरान के नए बम्बार्ड ड्रोन ने सऊदी बैक्ड हौसियों के ऊपर क़यामत बर्पा कर दी है। इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर हलाकतें भी हुई हैं और बड़ी तादाद में इस वक्त जो है वो एरियाज भी कैप्चर होने की इत्तलात आ रही हैं। कौन सा अहम सूबा इस वक्त जो है वो यमनी हौसियों के कब्जे में जा चुका है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, तुर्क फौज जो है वो बड़ी तादाद में टैंक्स, तोपें और उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम लेकर शाम में पहुंच गई हैं, जिसके बाद मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद का इम्तिहान शुरू हो गया है। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर है, उसने पाकिस्तान और तुर्की और जयशंकर है तेरा बाप है, वो तेरा बाप है, वो जयशंकर है तेरा बाप है। जबान जैसी जबान का इस्तेमाल करोगे वैसी जबान मिलेगी, याद रखना। मैं जयशंकर नहीं हूं, मैं प्यार से जवाब दूंगा, मैं ठोक दूंगा सीधे। सऊदी अरब के इत्तेहाद पर कड़ी तनकीद की है, जिसके बाद चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो गई। सूरत हाल ये है कि जो ईरानी ड्रोन्स हैं वो इस वक्त खौफ की अलामत बन चुके हैं जो सऊदी बैक्ड यमनी हौसी हैं उनके लिए, और यहाँ तक कि मशरक़ वस्ता के तमाम तर जो ममालिक हैं उनके लिए भी। आज नाज़रीन, सऊदी अरब ये अरब अमारात ने एक वीडियो जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि अबू ज़ैबी में ईंधन ज़ख़ीरा करने वाले जो टैंक्स हैं उनके गिर्द बड़े बड़े धाती जो ढांचे हैं उनकी तामीर की गई है, ताकि जो तवानाई की ये तनसीबात हैं इनकी हिफाजत की जा सके ईरानी हमलों से बचने के लिए। पिछले 4 महीने में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ये इक़दाम उठाए जा रहे थे, और आज जो है वो उन्होंने उसकी तस्वीर जो है वो जारी की हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त ईरानी जो डिज़ाइन बम्बार्ड ड्रोन्स हैं वो यमन में यमनी हाँ, ये बात है, जो
इनके जो ऑयल स्टोर करने वाले जो एक तरह से क्या कहें स्टोरेज फैसिलिटी जो है, जो टैंक्स होते हैं बड़े बड़े, तो मैंने भी वो तस्वीर देखी कि ऑयल टैंक्स को उन्होंने एक जाली से पूरा घुमा दिया है कि ड्रोन्स आए तो पहले जाली से टकरा जाएं तो वो फूट जाएंगे वहीं पे, तो अंदर जो टैंक हैं जिनमें स्टोर किया जाता है ऑयल को, उसको नुकसान कम पहुंचे। तो ये तो बात है। यमनी हौसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नाज़रीन जो छोटे बॉम्ब्स होते हैं ना, एक ही वक्त में मल्टीपल जो बॉम्ब्स हैं इनको ये गिराते हैं और मुख्तलिफ एरियाज़ को टारगेट करते हैं एक ही वक्त में। आज नाज़रीन खबर ये आ रही है कि सूबा ताज़ जो है ये कंट्रोल से बाहर निकल गया है, ये सऊदी अरब के, और इसमें बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो पकड़े भी गए हैं, और ताज़ में जो बराक का पहाड़ी सिलसिला है इसका कंट्रोल जो है वो यमनी हौसियों ने संभाला है। और इसके बाद कुछ और भी मुतज़ाद किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं कि जी ये अभी कंट्रोल में नहीं आया, लेकिन यमनी हौसियों की जानिब से जो चीज़ें शेयर की गई हैं अपने मीडिया आउटलेट्स के ऊपर, उससे ये पता चल रहा है कि वो एरिया इस वक्त जो है वो कंट्रोल में उनके आ चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, चलो दोस्तों वीडियो बंद करते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि बेसिकली ये कह रहा है कि ये सऊदी अरब के खिलाफ बातें कर रहा है कि सऊदी अरब का जो इलाका है वो यमनी हुतियों के कब्जे में आ गया है और ये हो गया है वो हुआ है। जाहिर सी बात है ईरान के पक्ष में ही बात कर रहा है। क्या है यार, इलाका कब्जा हो गया है, तुम्हारे यहाँ भी इलाके कब्जे हो गए, उनके बारे में कभी बात की है? बलूचिस्तान तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके तुम्हारे हाथ से निकल चुके हैं, तो कभी बोला तुमने कि भाई हमारे भी इलाके निकल चुके हैं? नहीं बोलेंगे। खैर, बात हो रही है मक्का डिफेंस पैक्ट की। देखो तो डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या गलत बोला? मक्का डिफेंस पैक्ट की तो धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा, जब तो खुद पाकिस्तानी मानने लगे हैं कि ऐसा थोड़ी ना है कि भारत हमला कर देगा इधर तो सऊदी अरब और तुर्की की फौज आ जाएगी और ऐसा आ जाएगा वैसा। नहीं यकीन आ रहा? लगाओ भाई क्लिप लगाओ। ऊपर जो वार है, देखिए मिसाल के तौर पे अब पाकिस्तान और सऊदीया का एग्रीमेंट हो गया, यानी एक पैक्ट में आ गए। अब अगर सपोज अफगानिस्तान पाकिस्तान में हमला करता है तो क्या सऊदीया अफगानिस्तान पे हमला करेगा? नहीं। इसी तरह अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है तो आप क्या समझते हैं, सऊदी अरेबिया या तुर्किया इंडिया पे हमला करेगा? नहीं करेगा, अपेरेंटली यही लगता है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं, देखिए ये पैक्ट जब बन जाएगा, अभी इसकी इनिशियल स्टेज है, इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो अभी इसमें डिजाइन होनी है, फिर डिसाइड होंगी। ऑब्वियसली ये इस लेवल तक जाएगा। तो भैया मक्का पैक्ट की तो धज्जियां रोज उड़ रही हैं। जिस दिन मक्का पैक्ट पर साइन किया गया उस दिन भी धज्जियां उड़ी, और अभी लेटेस्ट फिर से हुतियों ने हमला कर दिया। तुम ही बता रहे हो, कहां है पाकिस्तान की फौज, लड़ती क्यों नहीं हो जाकर? कहां है तुर्की की फौज, लड़ती क्यों नहीं जाकर? एक देश पर हमला बाकी देश पर भी हमला माना जाएगा। तो भैया सिर्फ हवा में माना जाएगा, कागजों पर माना जाएगा कि कुछ करके तुम लोग दिखाओगे भी? ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ दिखावा है। ये अपनी बेइज्जती करवाएंगे, अपनी इंसल्ट करवाएंगे। और मैं तो चाहता हूं कि ये लोग इन्वॉल्व हों जंग में, कि पाकिस्तान के लिए एक और मोर्चा खुले, तुर्की के लिए एक और मोर्चा खुले। मैं तो चाहता हूं कि सऊदी अरब में तुर्की और पाकिस्तान की फौजें लड़ाई शुरू करें। और अभी तो भारत वाला आ रहा है मामला, अभी तो आएगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही हैरानकुन और बहुत ही कह लो कि अलग सी वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ चीजें सामने आ रही हैं उसके ऊपर बंदा डीपली अगर गौर करे ना तो बहुत कुछ ऐसा है जिसके ऊपर बात हो सकती है कि वाकई हालात जो है किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए जो एस जयशंकर सर कह रहे हैं, बंदा उसका बैकग्राउंड देखे, क्या किसी मुल्क ने इस तरीके से काम पहले किया है? क्या इससे पहले जो एग्रीमेंट हुए हैं कुछ मुल्कों में, आपको बगदाद वाला अगर एग्रीमेंट अगर आप देखें तो वो भी तो हुआ था ना। अगर तारीख में आप पढ़ें तो एक बगदाद में भी बैठकर मुस्लिम उम्मा का एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें भी कोई लाहे अमल जो है नहीं हुआ था। और यही बात जो है एस जयशंकर सर कह रहे हैं कि ये तीन मुल्क इतने ताकतवर है ही नहीं है। बात का असल बैकग्राउंड अगर समझा जाए ना तो ये है कि तीनों मुल्क जो है अमेरिका के और आलमी ताकतों के गुलाम ही हैं, उनके नीचे ही हैं। उनसे मशवरा लिए के बगैर अपने मुल्क में कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। क्या जंग के मौके में ये अपनी तरफ से ही फैसला कर लेंगे हमने इसराइल के साथ तीनों मुल्क लड़ेंगे, या अमेरिका के साथ लड़ेंगे, या हम आने वाले वक्त में तीनों मुल्क ईरान के साथ लड़ लेंगे? या मेन बात अगर की जाए जैसे इंडिया भी है, ये तीन मुल्क कभी इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया के साथ हो जाता है, या क्या तीन मुल्क आके लड़ेंगे?
तो इस वजह से ये जो एस जयशंकर सर हैं ये बता रहे हैं कि ये फक्ती कागजी कार्रवाई वाकई माना जा सकता है। जो इसका लाहे अमल है वो अगर आए तो माना जा सकेगा कि कहीं ना कहीं ये तीनों मुल्क एक दूसरे मुल्क के लिए तबाह होने के लिए तैयार है, क्योंकि जंग जब भी लगेगी ये तीनों मुल्क जिसके भी मुकाबले में आ गए इकट्ठे तो पक्की बात है जंग तो फैल जाएगी। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान से भी अगर फजाई हमला किया जाए, सऊदी अरब से किया जाए, तो कई मुल्क जो है उनके मुल्कों के ऊपर से मिसाइल जाएंगे, क्या वो इस चीज की इजाजत देंगे? तो बहुत सारे मसाइल जो है क्रिएट होंगे। ये कह सकते हैं कि एक बड़े मार्जिन पे जाकर सोचकर एस जयशंकर साहब जो है इसका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है, ये कहना सिर्फ आसान है, इस पे अमल करना इतना ही मुश्किल हो जाएगा आने वाले वक्त में। बाकी यही है कि ईरान ने तो पहले ही दिन से इस चीज का इनकार कर दिया, तो ईरान भी जानता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, अगर ये तीनों देखें कि ईरान, पाकिस्तान का और सऊदी अरब एग्रीमेंट तो 1 साल हो चुका है, तो ईरान ने 1 साल के बीच में भी कई बार जो है सऊदी अरब के ऊपर जो अटैक किए थे। तो अगर ये कहीं ना कहीं ये एग्रीमेंट इतना मजबूत ताकतवर होता तो पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं ईरान में जाकर बात करनी चाहिए थी कि आप जो है हमारा एग्रीमेंट है तो आप प्लीज ये ना करें। तो पाकिस्तान ने भी वो कुछ नहीं किया, ऐसा कोई पाकिस्तान का तरफ से कोई बयान भी जो है सामने नहीं आता। तो ये तो मेरे ख्याल में ये तीनों मुल्क इतने ताकतवर है ही नहीं है, ये अपने मुल्क के कह लो कि मामलात इतने अच्छे तरीके से नहीं संभाल सकते, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये एकदम में फैसला भी नहीं कर सकेगा। और इसके साथ अगर बात की जाए जो हुसियों ने अगर देखा जाए सऊदी अरब के साथ किया है, तो अभी पाकिस्तान और तुर्की को सामने आना चाहिए। अभी तक कोई भी ऐसा कह सकते हैं कि आर्टिकल मेरी नजर से नहीं गुजरा कि किसी ने लिखा हो कि तुर्की ने खुफिया तरीके से जो कुछ चीजें सऊदी अरब को दी हैं या पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब को दे रहा है कि आप इस टेक्नोलॉजी से मुकाबला करें। तो ये कहीं ना कहीं आने वाला वक्त जरूर जो है इसके ऊपर जो है एक कह सकते हैं कि कंप्लीट जो कह लो कि सिनेरियो जो है वही देगा। पर हमारा जो आइडिया है वाकई एस जयशंकर सर के बयान के साथ ज्यादा है, क्योंकि ये आसान नहीं होगा तीनों मुल्क कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए तबाह हो जाए। तो ये जो अगर इसराइल को देखें वो तो एक एक मुल्क को निपटा रहा है, वो जिस मुल्क के साथ भी अगर कोई मसला छिड़ता है तो एक लंबे अरसे तक उसको खत्म करते हैं, फिर दूसरे नंबर की बारी आती है, किसी और मुल्क की बारी आती है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों मुल्क का इकट्ठे आना इतना मुश्किल होगा। बाकी इसमें एक बात जो की गई है उसको मैं नहीं समझता हूँ, जैसे लोक सर ने भी कहा है, वो बंदा भी कह रहा है कि तीनों मुल्कों में ही फौजी कार्रवाई हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर तो फौजी कार्रवाई कई मुल्कों की है, सऊदी अरब के ऊपर भी है, पर तुर्की मेरे ख्याल में अभी तक जो है वो बिल्कुल शांत मुल्क है, अभी तक उसकी किसी के साथ जंग नहीं चल रही है। अगर कोई ऐसा मसला हो वो शाम में है, शाम में तुर्की का तो खास जो है उसका मुल्क तो नहीं बनता। हाँ, तुर्की के ऊपर जो है ऐसा कोई कार्रवाई जो है होती है तो सबसे पहले अगर एक्टिव होता है तो नेटो होगी। बाकी ये है कि आने वाले वक्त में ये जरूर होगा कि शाम की वजह से तुर्की जो है क्या क्या डिसीजन लेता है, क्या तुर्की जो है अपने मुल्क का रिस्क लेगा शाम को ताकतवर करने के लिए, या शाम को कह सकते हैं कि ताकतवर बनाने के लिए को अपनी जमीन से वो कहीं ना कहीं सुरंगें निकाल के इनको खुफिया कोई मदद देता है। तो ऐसा कुछ आने वाले वक्त में अगर कोई सामने आता है तो पता चलेगा कि तुर्की जो है वो किस हद तक जो है इसराइल के साथ मुकाबला करना चाहता है। बिल्कुल जी, एस जयशंकर साहब जो हैं जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये डिफेंस पैक्ट जो हुआ है उसकी रियलिटी जो उन्होंने बयान की है, लॉजिक के साथ उन्होंने बोला है कि डिफेंस पैक्ट जो तीनों मुल्कों का हुआ है वो कुछ भी नहीं है। मतलब अगर इतनी बड़ी बात कही है तो बिना वजह के तो नहीं कही ना कि ये कुछ भी नहीं है। क्यों कहा? ये इसलिए कहा है कि पाकिस्तान में तंजीमें जो है वो नित आए रोज हमले कर रही हैं। क्या सऊदी अरब और तुर्की आई है मदद के लिए? चलें इस चीज को छोड़ दीजिए, अभी तुर्की के ऊपर डायरेक्ट हमला इजराइल की तरफ से हुआ है, जो अगर तो पैक्ट है और माना जाता है कि एक दूसरे तीनों मुल्कों में से किसी के ऊपर भी अगर हमला होता है तो तीनों मुल्क जो हैं वो इकट्ठे होकर लड़ेंगे, तो फिर तुर्की के साथ इन दोनों को जाना चाहिए। और अगर नहीं गए तो उसके बाद हुतियों को मना किया गया था ना कि आपने हमला अब नहीं करना, अब डिफेंस पैक्ट जो है वो हो चुका है, अगर आप लोग हमला करेंगे तो फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। कर रहे हैं हमले, वो लगातार हमले कर रहे हैं। ईरानी स्टेटमेंट भी आ गए। सिर्फ एस जयशंकर को ना देखें, ईरान को भी देखें, वो भी मुस्लिम मुल्क की है ना, मुस्लिम ब्रादर है, तो उसने भी ये हकीकत बयान कर दी है। उसने भी ये कहा है, सिर्फ ईरान की बात नहीं करेंगे, वो मुस्लिम है इसलिए, तो बाकी इंडिया है वो हिंदू है, तो इसलिए हमें उनके बयान जो है वो ज्यादा नजर आते हैं। ईरान ने यह कहा है कि ये महज एक कागजी कार्रवाई है, इसके अलावा इसकी कोई रियलिटी नहीं है। सऊदी अरब को वो समझा रहे कि कागजों के ऊपर सिक्योरिटी साइन नहीं होते, सिक्योरिटीज फराहम की जाती है प्रैक्टिकली।
तो ये चीजें तो हैं भाई, लेकिन बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान तो इस कंडीशन में नहीं है कि हेल्प जाके करे। हाँ, सऊदी अरब हेल्प कर सकता है तुर्की की माली तौर पर। इसके अलावा सऊदी अरब के पास क्या है? टेक्नोलॉजी है, फौज है सऊदी अरब के पास। सऊदी अरब के पास सिर्फ पैसे देने के सिवा और कुछ भी नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि शाम में जी तुर्की ने फौजें भेज दी हैं और दोनों मुल्क जो हैं वो आमने सामने आने वाले हैं। अगर तो ऐसा है और तुर्की एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है कि नेटो जो है उसकी मदद करेगा और वो नेटो का मेंबर है, कभी भी नहीं करेगा। उसका सबसे बड़ा कारण जो है ना, ये पिछले दिनों में जो युद्ध हुआ था ना, एक बहुत बड़ी इजराइल, लोग तो कहते हैं ना इजराइल 100 साल आगे की सोच रखता है भाई। उसने अमेरिका से कहा कि तुम नेटो से कहो कि मेरी मदद करें, लेकिन नहीं की। अब यूरोपियन यूनियन जितनी भी है उसके पास इस बात का एक्सक्यूज है कि हम तो अमेरिका के साथ मिलकर जंग में नहीं कूदे, तो आप क्या हो? सबका हेल्पर तो वही है ना, सबको तो वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका जो है वो इस टाइम अपने आप को सुपर पावर मानता है और यूरोपियन यूनियन भी ये मानती है कि वो उनका बॉस है। लेकिन ये है कि अगर उसके कहने पे नहीं हुआ तो तैयब उर्दगान के कहने पे इजराइल के साथ युद्ध करेगा यूरोपियन यूनियन? कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। यूरोपियन यूनियन जो है ना, उसकी जरूरत ही नहीं है यूएसए की मर्जी के खिलाफ वो जो है वो बिल्कुल एक तिनका भी नहीं हिला सकता। और यूएसए कौन है? वो समझे इजराइल ही है। इजराइल के सिवा वो यूएसए जो है वो अपना उसका जो कह लें कि एक पावर होता है ना, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि स्टैब्लिशमेंट जो इजराइली है वो यूएसए के अंदर है और यूएसए की स्टैब्लिशमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो इजराइली हैं। तो यूएसए की मजबूरी है इजराइल का साथ देना और दोनों आपस में समझे कि पक्के दोस्त हैं। उन्होंने ये इरादा किया हुआ था 1 by 1 करके ना मुसलमान मुल्क ये जो बदमाश बने हुए ना इनको निपटाने का। अब मेरे ख्याल में तुर्की का नंबर लग चुका है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। बिल्कुल जी, कहीं ना कहीं जो है से जो सियासी रुख जो है वो बड़ा मेरे ख्याल में भी काफ़ी जो है गंभीर होता जा रहा है। तो इसी वजह से अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तानी जो एंकर हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कह सकते हैं कि लॉजिक कोई भी बीच में लेके आ जाते हैं। आलमी कानून का जब नाम लिया तो लोग सर ने कहीं ना कहीं अच्छी क्लास ली है। आपको आलमी कानून जो है दूसरों के खिलाफ ही नजर आते हैं जो कहीं ना कहीं मतलब आपके मुखालिफ है। तो आपके अपने कंट्री से जो उन्होंने जवाब दिए हैं, जो कुछ हुआ, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे ममालिक ने कहे ऐसा किया। हमास के बारे में भी बात करें कि उसने भी आलमी कानून की खिलाफवर्जी की। तो हमारा ये मुसलमानों का एंकर हो या पढ़े लिखे कोई भी तबका हो हमारा मुसलमानों का, वो हकीकत को बड़ा कह लो कि दूर रख के बात करता है। तो उनको हकीकत को भी समझना चाहिए कि तारीख में क्या क्या मुसलमानों ने गलतियां की हैं, पहले उसे भी सामने रखना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।